चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो पहली खबर है वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर को लेकर है। ये जो करतारपुर है, ये सिख धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, क्योंकि इस करतारपुर नाम की जगह पे, जो कि आज पाकिस्तान में है, यहाँ पे गुरु नानक गुरु नानक साहब ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल, लास्ट 18 साल यहाँ पे गुजारे थे। तो यहाँ पे गुरुद्वारा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं करतारपुर गुरुद्वारा की। तो यहाँ पे गुरु नानक देव, जो कि पहले गुरु हैं सिख धर्म के, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वक्त यहाँ गुजारे और यहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई। तो यहाँ पे एक बना है बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा। अब ये जो गुरुद्वारा है, अगर इस मैप में आप देखिए थोड़ा सा, तो ये जो बॉर्डर है ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक नदी आपको मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी, ये काफी जूम मैप है, लेकिन ये भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा, इसका नाम है डेरा बाबा नानक, जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में है। और ये पाकिस्तान में स्थित है, गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो करतारपुर में स्थित है। हमने यहाँ से यहाँ तक एक कॉरिडोर बनाया है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की जो सरकार है उसने सहमति दी है। यानी ये पूरा गलियारा है, लगभग 5 किलोमीटर की गलियारा है ये। तो जो भारतीय लोग, जो भारतीय सिख जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं करतार साहिब गुरुद्वारा के, तो उनके लिए कॉरिडोर बनाया गया था। और ये 2019 में बनके तैयार हो गया था, लेकिन बीच में जब कोरोना पैंडेमिक आया तो इसको बंद कर दिया गया और इसको फिर से रीओपन किया गया है, इसलिए ये न्यूज में था। देखिए, गुरु नानक साहब की अगर बात करें तो 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1469 एडी में। और इसकी 2019 में हमने एक कॉरिडोर बना के तैयार किया। तब गुरु नानक साहब की 550वीं वर्षगांठ थी, मतलब उनका 550th बर्थडे था। तो 2019 में बन के तैयार हुआ और इसमें यह सुविधा है कि जो भारत में रहने वाले सिख हैं वो जा सकते हैं और आ सकते हैं एक दिन के अंदर ही। ये 5 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ पे बसें भी चलती हैं, छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, पैदल भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको जाना है और शाम तक वापस भी आना है। रुकने का कोई यहाँ पे रोल नहीं, रात रुक जाए यहाँ पे। तो ये कॉरिडोर बनाएंगे, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की गवर्नमेंट ने सहमति से इसको बनाया था, लेकिन पैंडेमिक में, कोरोना की वजह से इसको बंद कर दिया गया था, फिर से इसको रीओपन किया गया है, इसलिए न्यूज में है। तो ऐसा है आपका करतारपुर वाला जो गुरुद्वारा है वो। हालांकि गुरु नानक की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है ये भी जिस इलाके में हुआ है आज वो पाकिस्तान में, उसका नाम है ननकाना साहिब। यहाँ गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, ननकाना साहिब में, ये भी पाकिस्तान में मिलेगा। और ये करतारपुर है, यहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी वक्त गुजारे थे, आखिरी सांसें ली थी, जीवन के 18 आखिरी के वर्ष थे यहाँ पे गुजारे थे। तो एक कॉरिडोर बना है जो कि भारत के डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा है उससे ननकाना साहिब तक बना, वो वहां तक करतारपुर तक बना था। ऐसी रोड बनी हुई है, ये सब टर्मिनल बने हुए हैं। बस ये शर्त ये है, आपको सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, आपको रुकना नहीं है वहां पे, ठीक है। इसके लिए फीस लगती है और फीस पाकिस्तान सरकार लेती है, वो हम उसको पे करके हम चले जाते हैं, ठीक है। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं और सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, और जो 11वां गुरु है वो अकाल, वो आपका जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको 11वां गुरु माना गया है। 11वां और आखिरी गुरु वही है। लेकिन ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि सिखों की किताब है, रिलीजियस टेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको जो 5वें गुरु थे, गुरु अंगद देव, 5वें गुरु थे, जो 5th गुरु थे अंगद देव ने इसको किताब का रूप दिया था, अंगद देव ने, 5वें गुरु ने, ठीक है। तो गुरु ने जो कहा वो उसी को गुरुवाणी कहा गया। और गुरुवाणी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगी? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब अब गुरु है सिखों के, अब यही गुरु हैं, 11वें गुरु हैं और आखिरी गुरु यही है। इसलिए जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पे आपको गुरु मिलते हैं। और कौन से गुरु होते हैं? वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को गुरु माना गया है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब खुली रहती है और उसके चारों ओर जो सिख सेंट हैं, संत हैं, वो बैठे रहते हैं और उसमें वो पालकी में हवा करते रहते हैं उनके ऊपर, किताब के ऊपर। तो 5वें गुरु थे गुरु अंगद देव, अर्जुन देव थे, हाँ हाँ सही है,
5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अर्जुन। अंगद दूसरे गुरु थे। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको कंपाइल अंगद ने करवाया था। ठीक है, तो इनकी 550वीं जो वर्षगांठ थी 2019 में, तब हमने गुरु ये जो कॉरिडोर है उसको बना के तैयार कर दिया, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसको बंद कर दिया गया था और वापस इसको चालू किया गया है अभी, इसलिए ये न्यूज में आया। अगली न्यूज में चलते हैं। कम्युनिटी किचन के बारे में बात की गई है। कम्युनिटी किचन क्या होती है? देखिए, देश में बहुत सारे लोग हर दिन हर रात भूखे रहते हैं, भूखे सो जाते हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो खाना खा सके, या इतने पैसे नहीं हो सकते खाना खरीद के खा सके, तो वो सरकार पर निर्भर रहते हैं कि सरकार उनको कुछ व्यवस्था करा दे। तो बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं वो अपने स्तर पे कई सारी रसोई योजना चलाती हैं, बता देती हैं कि यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा, जो भी भूखा है जाए और उसको खाना मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी हंगर पॉपुलेशन, भूखी पॉपुलेशन भारत में है। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, इंडेक्स 2021 का, इसमें हमने 101वीं रैंक हासिल कर ली, शुभ अंक हमने पा लिया। हर साल हमारी रैंक पे चढ़ती जा रही है, हमारे देश में भूखे लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। और जब इंसान भूखा है और वो 2 4 5 दिन भूखा रहेगा तो उसकी सेहत बिगड़ेगी, कल को मर भी जाएगा, इसी को हम भूखमरी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, इतना टैक्स लेते हो, इतनी जो संपन्न लोग हैं वो आपको टैक्स दे रहे हैं, आप क्या जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए कम्युनिटी किचन नहीं शुरू कर सकते क्या? कि हर शहर में कम्युनिटी किचन हो, कि भाई जो गरीब है, जो खाना नहीं खा पा रहा, वो जाके वहां पे कम से कम 4 रोटी सब्जी दाल जो मिले सरकार वो दे सके, कम से कम भूखा तो ना सोए। क्योंकि हमारी जो सरकार है वो उसका मेन काम है भलाई करना, वेलफेयर करना, और जब इंसान भूखा रहेगा तो अल्टीमेटली भूख से वो मर जाएगा, तो तुम्हारी भलाई किस काम की रहेगी फिर? तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा, इसलिए न्यूज में है। तो हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी किचन की थोड़ी सी। कम्युनिटी किचन मतलब है सामुदायिक रसोई, जो कि सरकार व्यवस्था करवाती है, और सरकार ये कोशिश करती है कि उसके इलाके में, उस जैसे मान लीजिए इंदौर की मैं बात करूं तो इंदौर प्रशासन कोशिश कर सकता है कि इसके इलाके में कोई भी भूखा ना सोए। जो संपन्न व्यक्ति है, जो कमा सकता है, वो थोड़ी ना आपके यहाँ खाने आएगा। जो गरीब है, भिखारी है, या फिर किसी और व्यवस्था से वो वंचित है, तो वो आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं पॉपुलेशन वाइज, वी आर द नंबर 1, और हम इस भुखमरी को और बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसलिए क्यों ना आप लोग कम्युनिटी किचन बनाएं और इस पे काम करें, इसको बनाएं। तो कम्युनिटी किचन सरकार द्वारा वैसी रसोई घर है जहाँ पे लोगों को या तो नॉमिनल रेट में, मान लो 5 रुपए थाली खाना मिल जाए, 10 रुपए थाली खाना मिल जाए, या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भूख से तो ना मरे कम से कम। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और ये आपकी जीएस पेपर 2 का पार्ट है, इसमें आप पॉलिसीज इंटरवेंशन के बारे में जान सकते हैं, प्रीलिम्स का पार्ट यही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी किचन। केंद्र सरकार की तो ऐसी कोई योजना नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य में, हर शहर में ऐसा कुछ खाने की व्यवस्था है, लेकिन राज्य सरकार अपने लेवल पे कुछ कर रही है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये कहा भी गया है कि भूखे पेट भजन ना होए। तो जब इंसान भूखा है तो वो क्या काम करेगा? वो भूखा है तो ना वो किसी काम लायक बचेगा, ना वो पढ़ाई कर पाएगा, ना कोई वर्क कर पाएगा, और अल्टीमेटली उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाएगी कि वो जो देश के लिए एसेट हो सकता था, वो देश के लिए बोझ बन जाएगा। तो जरूरी है कि हम अपने देश में भुखमरी को मिटाएं, कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दें कि कोई भूखा ना सोए। और ये मैंने एक स्टेटमेंट लाए हैं कि 2030 तक के टारगेट क्या है, दुनिया के लिए टारगेट क्या है। 2030 तक के दुनिया के लिए टारगेट ये है, जैसे इसमें पहली लाइन ये लिखी हुई है कि हमारी सरकार का जो पैमाना है वो ये है कि अगर किसी घर में 5,000 रुपये महीने की आय हो रही है तो उसको गरीब नहीं मान रहे, ये खासकर ये पीडीएस सिस्टम के लिए। तो उस हिसाब से हमारे मतलब टारगेट जो है 1.29% का टारगेट है कि भाई इतने लोग जो हैं उनको सरकार की खाने की जरूरत है, उनको सरकार की व्यवस्था की जरूरत है, उनको सरकार की फंडिंग की जरूरत है, फैसिलिटी की जरूरत है। लेकिन हमारी जो मशीनरी है वो 1.01% लोगों को ही अब तक ट्रेस कर पाई है, यानी बाकी
लगभग 20%, 0.20% भूखे हैं या सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। अगर कोई भूखा रहेगा, देखिए जवान व्यक्ति भूखा रहेगा तो वो अल्टीमेटली मरेगा, लेकिन अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो उनकी ग्रोथ में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो स्टंटेड रह गए, स्टंटेड वो होते हैं जिनकी उम्र के साथ हाइट नहीं बढ़ती, उम्र के साथ हाइट नहीं बढ़ती, ऐसे बच्चों को हम स्टंटेड कहते हैं। मान लीजिए उसकी उम्र है 5 साल की, लेकिन उसकी हाइट तो 2 साल के बच्चे की है। तो हमने ये टारगेट बनाया था कि 21% बच्चे ही देश में ऐसे रहें जो कि स्टंटेड रहे। मान ली बाकी बच्चों को तो हम बढ़िया करते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि देश में लगभग 40% बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब जो उनकी उम्र है उस हिसाब से उनकी हाइट नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है करने को, खाने को। इधर देखिए हमारे देश में 15 से 49 आयु की जो महिलाएं हैं, टारगेट ये था कि सिर्फ 23% महिलाएं ही एनीमिक रहे, मतलब उनके शरीर में आयरन की कमी रहे। लेकिन हमारे देश में देखिए आधी महिलाएं एनीमिक है, आधी महिलाएं एनीमिक है, मतलब उनके शरीर में आयरन की कमी है। ये खेती के लिए है कि ये टारगेट है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 5000 किलो अनाज हो, लेकिन हमारी जो खेती है एग्रीकल्चर, उसमें देखिए हाफ 2500 किलो प्रति हेक्टेयर अनाज हो रहा है। अब कहीं भी अगर फूड सिक्योरिटी आपको बढ़ानी है तो सबसे पहली चीज होती है अवेलेबिलिटी, कि जितना खाना खाना है, जितना अनाज चाहिए वो अवेलेबल है भी कि नहीं। मान लीजिए देश को 100 किलो अनाज चाहिए तो 100 किलो होता है कि नहीं, पहली शर्त ये होती है अवेलेबिलिटी। दूसरी शर्त होती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब ये होती है कि देश का हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति उस खाने को अफोर्ड कर पाए। यानी खाना का जो रेट है, मान लीजिए चावल है, चावल ऐसा नहीं हो कि 500 रुपए किलो बिके तो गरीब तो कभी खरीद ही नहीं पाए। तो आपके पास अवेलेबिलिटी खाने की है, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हर कोई खरीद सके, हर कोई अफोर्ड कर सके। अगर कोई दिन का 100 रुपए कमाता है वो भी अफोर्ड कर सके, दिन के लाख रुपए कमाता है वो भी अफोर्ड कर सके। और तीसरा होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब जो अनाज है वो तो खेतों में उग रहा है, लेकिन अनाज खेत में उग रहा है, लेकिन लोगों को तो अपनी प्लेट में चाहिए, अपने घरों में चाहिए, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर कमजोर हो जाती है तो अल्टीमेटली हमारी फूड सिक्योरिटी पे बात आ जाती है। जैसे हम कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि भारत जो है वो फूड सरप्लस कंट्री है, मतलब हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम पैदा करते हैं, लेकिन बहुत सारा अनाज तो सड़ जाता है गोदाम में, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। बहुत सारा अनाज जो है वो सड़ जाता है, लेकिन लोगों को अफोर्डेबल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं होता कि लोग उसको खरीद सके, क्योंकि बहुत सा अनाज ऐसा है कि भाई गेहूं ऐसा है, मान लो 18 रुपए किलो है, तो बहुत से लोग 18 रुपए गेहूं नहीं खरीद पाते, तो सरकार उनके लिए पीडीएस व्यवस्था चालू करती है कि आपको 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, 3 रुपए किलो चावल मिलेगा, 1 रुपए किलो नमक मिलेगा। लेकिन क्या सभी लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि टारगेट तो ज्यादा का है, लोग तो कम है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और हम दुनिया में नंबर 1 है इस चीज में कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे हम ही हैं। हम भूख से मर रहे हैं। एक मैप देखिए आपका, ये जो ब्राउन कलर में जो आपको राज्य दिख रहे हैं, ये सब सीरियस कैटेगरी के राज्य है, मतलब यहाँ भुखमरी टॉप पे है, और इसमें आपका एमपी भी है। और सबसे अच्छे जो राज्य कर रहे हैं जो ग्रीन कैटेगरी में, मतलब ये फ्रंट रनर राज्य है। यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत बेहतरीन है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, सबके पास फूड अवेलेबल है, अफोर्डेबिलिटी है, यूटिलिटी सब। लेकिन ये देखिए पूरा जो जैसे कहते हैं हृदय है, शरीर का जो मेन हिस्सा है, वहीं पे आप देखिए सबसे ज्यादा भूखमरी है। तो एक मैप है, ये दिखाया गया, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार करे ना करे, राज्य सरकार अपने स्तर पे कर रही है। जैसे राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई चलती है जो राज्य सरकार चलाती है, इंदिरा कैंटीन कर्नाटका में मिलेगी, आम आदमी कैंटीन दिल्ली में, अन्ना कैंटीन आंध्र प्रदेश में, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलती है, उड़ीसा में आधार सेंटर है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना चलती है। मतलब यहाँ पे कहीं पे आपको फ्री में खाना मिल रहा, कहीं 5 रुपए में भरपेट थाली मिल रही है, ऐसा है। लेकिन ये राज्य स्तर अपने स्तर पे कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने फटकार लगाई है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि साहब आप फूड सिक्योरिटी के लेकर, हंगर के लिए कुछ करिए, क्योंकि हमारे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 17 हैं, इसमें जो पहला वाला है वो कहता है नो पॉवर्टी,
गरीबी खत्म करनी है 2030 तक। दूसरा वाला जो टारगेट है वो कहता है जीरो हंगर, भूखमरी को खत्म करना है 2030 तक, कोई भूखा ना रहे। तो ये 17 जो गोल दुनिया के लिए है और इसमें टारगेट 2030 का है, और हमारे यहाँ तो ना पॉवर्टी खत्म हो रही ना हंगर खत्म हो रहा है। खैर, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कम्युनिटी किचन क्या होती है। अगली न्यूज में चलते हैं। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, इसके नाम पे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। तो इसने ऐसा क्या कर दिया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया? देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रही है इसमें एक रोड दिख रही है आपको, और बगल में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हिमांक। हिमांक ब्रो वेलकम्स यू टू द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, उमलिंगला 19,300 फीट। ये क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए ये जो BRO है, BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी बॉर्डर है, जो हमारी सीमाएं हैं, वहां पे रोड बनाना है इसको। और ये किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करता है। कहने को तो रोड बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में होना चाहिए, लेकिन ये डिफेंस के अधीन काम करता है, सीमाओं में काम करना है। और ब्रो जो है, इसके बारे में आप लगभग हर 3-4 महीनों में सुन लेते हैं। कभी इसने कोई बहुत ऊंची रोड बना दी, कहीं किसी ने पुल बना दिया, कहीं पे इसने कहीं स्टील का ब्रिज बनाया, बहुत कुछ करता रहता है ब्रो, और ये हमारी सीमाओं पे करता है। तो ब्रो के अलग अलग प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। जो लद्दाख में इसके प्रोजेक्ट चलते हैं वो किस कैटेगरी में चलते हैं? हिमांक नाम से। तो ब्रो अगर अरुणाचल प्रदेश में काम करेगा तो वहां उसके प्रोजेक्ट का नाम अलग रहेगा। मतलब ये कैटेगरी है हिमांक, हिमांक, ब्रह्मांक, ये सब इसके प्रोजेक्ट्स के नाम है ब्रो के। तो ब्रो जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करता है। इसने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, इसने दुनिया में की सबसे ऊंचाई पर एक रोड बनाई है, रोड जिस पर गाड़ियां चल सकती, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर। अभी तक ये रिकॉर्ड बोलीविया देश के पास था। अभी तक ये रिकॉर्ड बोलीविया देश के पास था, बोलीविया। असल में अगर मैं दक्षिणी अमेरिका का मैप बनाऊं ऐसे, तो दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, मतलब उनकी सीमाएं समंदर से नहीं लगती। एक देश है बोलीविया और एक देश है पराग्वे। तो बोलीविया के पास ये खिताब था कि दुनिया की सबसे ऊंचाई की रोड इसके पास थी, लेकिन ये खिताब ब्रो ने अभी छीन लिया और हमने उमलिंगला, उमलिंगला में 19,300 फीट की ऊंचाई पे ये रोड बना दी। लगभग 52 किलोमीटर की रोड है और इसको हमने बनाया 19,300 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई, हम जब माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जो पर्वत है उसमें चढ़ते हैं, तो उसका जो साउथ बेस है वो भी इतनी ऊंचाई पे नहीं है। अभी तक आप लोग सुनते होंगे कि कोई जाता है लद्दाख में तो खारदुंगला वाले, जो खारदुंगला जाके उस बोलता है कि मैं सबसे ऊंची मोटरेबल रोड में आ गया हूँ। इन खारदुंगला लगभग 17,300 फीट की ऊंचाई पे है। अब खारदुंगला से ये पत्थर हटके यहाँ लग गया उमलिंगला में। तो उमलिंगला कहाँ मिलेगा आपको? लद्दाख में। अगर मैं ये मैप बनाऊं जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये जो बेल्ट है ये पूरी लद्दाख कहलाती है। और इस लद्दाख में भी, इस लद्दाख में भी बहुत बड़ा एरिया चाइना के पास है, बहुत बड़ा एरिया चाइना के पास है। और जब चाइना के पास है तो ये जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे जो सदर्न लद्दाख है, यहाँ पे ये रोड बनी है उमलिंगना, उमलिंगला। उमलिंगला जगह है, ला मतलब होता है दर्रा या पास, जैसे शिप्लिका, जोजिला, बुर्जिला, ला मतलब होता है दर्रा या पास। तो आपको ये ध्यान रखना है बनाई किसने? ब्रो में। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई ये रोड है, इसलिए ब्रो के इस काम को लेकर दुनिया में इसकी तारीफ हुई है। और ये जहां बनी है वहां पे सर्दियों में तापमान -40 डिग्री हो जाता है। हम जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लेन में बैठ के, इसकी आधी ऑक्सीजन वहां पे मिलती है इतनी ऊंचाई में, फिर भी इन लोगों ने इतनी बड़ी रोड बना दी। और इससे ये बात भी पता चलती है कि भारत सरकार कितनी प्रतिबद्ध है अपनी सीमाओं की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, उनको बनाने को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, ब्रो जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करता है। और ये पूरी हमारी बॉर्डर, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर आप बांग्लादेश बॉर्डर पकड़ ले, चाइना बॉर्डर, हर जगह जो कुछ भी काम होगा बॉर्डर पे वो ब्रो ही करेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये उमलिंगला पास में ये हुआ है, देखिए, है ना। तो ये ला मतलब खुद ही पास होता है, ला का शाब्दिक अर्थ ही पास होता है। तो एक चिमशुले से लेकर डेमचुक गांव है, वहां तक हमने ये रोड बनाई है 52 किलोमीटर।
अगली न्यूज में चलते हैं। 2030 तक हम 500 गीगावाट ऊर्जा बनाएंगे। 500 गीगावाट की ऊर्जा बनाएंगे किससे? अक्षय ऊर्जा के सोर्स से, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से। ये हमने अपना टारगेट किया है। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ग्लासगो गए थे और वहां पे COP26 की मीटिंग में हमने दुनिया को पंचव्रत बताएं कि हम पंचामृत बताएं, और उसमें हमारा सबसे मेन ये था कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएंगे। मतलब जितना कार्बन हम उत्सर्जन करेंगे, जितना एमिट करेंगे, उतना हम उसको एब्सॉर्ब भी कर लेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए हमें अपने टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा और बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार ने अपने जो टारगेट है उसको 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने का जो टाइमलाइन है वो 2030 तक में ही तय कर दिया। ये 500 गीगावाट पहले 2045 तक हमें करना था, अब 2030 तक हम कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या? 500 भाई, अभी देखिए हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो मोर देन 68% जो बिजली बन रही है वो कोयले से बन रही, कोयले से। उसके बाद लगभग 21% बिजली बन रही है वाटर से, हाइडल से। तो चाहे हाइडल से बनाए चाहे कोयले से बनाए, इससे हमारे पर्यावरण को होता है नुकसान। भाई कोयले से बनाएंगे तो फिर कार्बन निकलेगा, थर्मल पावर प्लांट वो तो आप जानते हैं। हाइडल से बनाएंगे तो डैम बनाना पड़ेगा, डैम बनेगा तो बहुत सारे जंगल डूब में आएंगे, जंगल काटने पड़ेंगे, लोग विस्थापित होंगे। तो ये जो सोर्स है ये तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन अक्षय ऊर्जा का जो सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्सेस है, रिन्यूएबल सोर्सेस में अगर हमें शिफ्ट होना है तो हमें न्यूक्लियर पावर की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि न्यूक्लियर जो पावर है, ये न्यूक्लियर जो फॉर्म है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। और लेकिन दिक्कत ये है कि न्यूक्लियर अगर हम शिफ्ट होंगे और या फिर सोलर पे शिफ्ट होंगे, सोलर पे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो इस पे हमें लगेगा बहुत सारा पैसा। देखिए हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, जैसे MP की बात करो तो मेरे पास NTPC के बहुत सारे प्लांट है। इस पे हमने वैसे करोड़ों रुपए लगा के बनाया है। अब आप एक झटके में बोले NTPC को बंद करो, और NTPC में जहाँ पे चिमनियां लगी थी कोयले की, वहां पे चिमनियों को हटा के ये सोलर पैनल लगाओ, तो इसमें लगेगा पैसा। ये पैसा खर्च कौन करेगा? सरकार कहती है उसके पास नहीं है। लेकिन माना कि आज आप पैसा खर्च करेंगे, लेकिन कल जब बिजली बनेगी तो ये आपकी जो वर्तमान की बिजली है उससे काफी सस्ती बनेगी। तो बात यह है कि कान इधर से पकड़ो या उधर से। तो भारत सरकार ने एक तरीका निकाला है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने कहा है कि भाई बिजली बनाता कौन है और खरीदता कौन है, ये दो लोग हैं। जो बिजली बनाते हैं उन्हें कहते हैं जनरेशन कंपनी, जनरेशन कंपनी। और जो खरीद के बेचते हैं, जिससे आपको अभी घर में अपनी बिजली मिल रही है, उनको कहते हैं डिस्कॉम कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो सरकार ने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि भाई देखो, तुम बिजली बनाते हो, तुम बिजली बेचते हो, तो एक काम करो, अगर 100 रुपए लग रहा है तो 50 रुपए तुम लगाओ, 50 रुपए तुम लगाओ, तो 50-50 के रेशियो में तुम लोगों को काम करना है। और क्योंकि भविष्य में जब बिजली बनेगी तो काफी सस्ती बनेगी, और अल्टीमेटली हमें हमारे 2070 तक क्लाइमेट न्यूट्रल, मतलब कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो हमें इसमें काम तो करना पड़ेगा। तो सरकार ने ये गाइडलाइन निकाली है कि भाई जो, जैसे हम इनकी बात करें जनरेशन की, तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश में जो MP जनरेशन का नाम सुना होगा। इसके बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, और ये बिजली बनाती है। डिस्कॉम ने आपने सुना होगा। इंदौर की बात करें तो यहाँ पश्चिम क्षेत्र मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है। तो ये सब अलग क्षेत्र, अलग अलग बटी हुई हैं, और ये आपको बिजली देती हैं और आप उनको बिल देते हैं। तो दोनों कमा रहे हैं। तो सरकार ने बोले भी 50 रुपए तुम लगाना, 50 तुम लगाना, और शिफ्ट करो इसको। अभी जो तुम्हारा तरीका है बिजली बनाने का, वो जिसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है का है, एकदम कोयले से बना रहे हो, पानी से बना रहे हो, मेनली तो कोयले से बना रहे हो तुम। तो इसको शिफ्ट करो, सोलर मिलाओ, न्यूक्लियर मिलाओ, लेकिन जो करना है करो, जो खर्चा होगा आधा आधा कर लेना। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस निकाली है, और ये इनको अल्टीमेटली माननी पड़ेगी। और यहाँ पे बीच बीच में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे PPA लिखा हुआ है, PPAs। तो PPAs क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, इसे कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट। और ये दोनों कंपनी आपस में साइन करते हैं कि भाई मैं कितनी बिजली बनाऊंगा, तुम्हें कितनी खरीदनी है। तो इसमें तुम सुधार कर लो, और अब ध्यान रखो कि अब जो खर्चा होगा आधा आधा कर देना। मेरी वॉइस अभी आ रही है?